फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, जो कि मैंने आपको जीरो टू हीरो सीरीज आपको दी थी। इसकी ये लास्ट वीडियो है, यानी कि आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 13 की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आपकी टोटल थ्योरी में कितनी मॉड्यूल है? 13 मॉड्यूल है। तो टोटल और जो आपकी सभी मॉड्यूल है, सबके ऊपर मैंने वीडियो आपको बना करके दे दी है। एंड ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो जो अगर आपसे वीडियो मिस हो गई है तो आप कैसे देख पाएंगे? चैनल पर जाएंगे, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जीरो टू हीरो सीरीज, है ना। तो उसे आप ओपन करके जो भी आपकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो वहां से जाकर देख सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होंगे ना, तब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है। एंड देखिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये दोनों ऐसे हथियार हैं जो आपको आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप इसीलिए करिएगा क्या, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है ना, सभी के सब वीडियो आप देख लीजिएगा। ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस भी नहीं है ना, कोई 20 मिनट की है, कोई आपको 10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, सभी वीडियोस को देख डालें, है ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 13 को शुरू करते हैं। एंड जो कि आपकी फेवरेट मॉड्यूल है, क्या है? ट्रांसफॉर्मर, है ना। काफी स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मर। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर जो हमारी मॉड्यूल है, इसको हम कवर करेंगे कंप्लीटली, है ना। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो टेंशन फ्री हो जाइए, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, हालांकि इस पीडीएफ का हमारा 218 नंबर क्वेश्चन है, वैसे आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है ना। जो कि आपसे कह रहा है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपसे उच्च आवृत्ति की बात करेगा अनुप्रयोग के लिए, है ना, तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लेते हैं? तो जो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है ना, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका बी ही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 219 है, जो कि आपसे कह रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1, है ना, और जो आपका माध्यमिक वोल्टेज होता है E2 और V2 के बीच क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है ना। क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में आपको देखकर क्या क्लैरिटी मिल रही है कि E1 बराबर है V1 के और E2 बराबर है V2 के, है ना। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर है? हालांकि ये चीजें मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ाई है, ये आपका फास्ट ट्रैक डिवीजन है, तो यहाँ पर हम डीप में नहीं जा सकते, है ना। तो ये बात आप भी समझते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें कंजर्वेटर टैंक होता है, तो इसका क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोड भिन्नता के कारण तेल के स्तर को विस्तारित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही, है ना। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है ना, तो इसके ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा देते हैं, जो कि आधा भरा हुआ रहता है ना। तो ये करता क्या है, कभी कभी हीट करके आपका ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो उसमें ऑयल क्या करेगा, उफनेगा। तो उफनेगा तो उसे जगह चाहिए भाई निकलने की, है ना। तो यहाँ पर ये फिल कर लेता है, यानी खाली स्पेस यहाँ पर रहता है। क्लियर है? इसलिए जो है कंजर्वेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि को निर्धारित किया जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब शॉर्ट सर्किट की बात करेगा तब क्या होगा, और ओपन सर्किट की बात करेगा तब क्या होगा, है ना। देखिए, अभी हमसे शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कहाँ पर होगा, है ना। ये मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर है, तो शॉर्ट सर्किट कहाँ होगा? इसके अंदर ही होगा, है ना, जहाँ पर कॉइल है। तो वो आपका ताम्र हानि होता है, यानी कॉपर लॉस होता है। क्या होता है? कॉपर लॉस के कारण शॉर्ट सर्किट होता है। और अगर ओपन सर्किट की बात करता, है ना, तब आपका आयरन लॉस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन, है ना, की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, और पूर्ण भार वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो आपको करना क्या है, इसके जो रेगुलेशन होता है ना, परसेंटेज इन ट्रांसफार्मर, वो आपको कैलकुलेट करनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया, जब भी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे, तो फॉर्मूले आपके पास होंगे ही, आप करेंगे क्या, इन्हें सॉल्व करेंगे। 9.09 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 9.09 ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते होंगे ट्रांसफार्मर में किसका इस्तेमाल होता है, ई का, है ना, और आई का इस्तेमाल होता है ना। तो हम क्यों करते हैं इनका इस्तेमाल, हम पतली पतली पट्टियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कभी ना कभी, है ना। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका रीजन आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिए भैया। ये क्या करता है, भवन धारा की हानि को कम करता है। क्या करता है, भवन धारा, जो भंवर धारा होती है ना, ईडी करंट जिसे कहते हैं, उसके लॉस को कम करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है ना। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। अब जैसे कि आप जानते हो भाई, कभी कभी क्या होता है, ओवरलोड पड़ जाता है ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है, वो ऑयल जो उसका अंदर होता है वो गर्म होने लगता है ना। तो ऐसे में क्या है, उसे हीट की भी जरूरत, उसे कूलिंग की भी जरूरत है, क्योंकि अगर तेल गर्म ही रहेगा तो वो आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसे जो है कूलिंग की भी जरूरत होती है। तो ठंडा तेल कैसे होता है, वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स ने रट रखा है इनको, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 225 नंबर, है ना, जो कि हमसे क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है ना। अगर हमें किसी ट्रांसफर से अधिकतम दक्षता यानी मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए, तो कौन सी शर्त हमें लगानी पड़ेगी, है ना, कौन सी शर्त होती है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था एक शर्त होती है कॉपर लॉस बराबर आयरन। अगर ऐसा है तो आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में बुकेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है ना। जो बुकेज रिले होती है, अब काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं क्वेश्चंस को, उन्हें बुकेज रिले ही नहीं पता होगी कि बुकेज रिले क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें आप थ्योरी क्लास में पढ़िएगा, बाकी यहाँ पर मैं नहीं बता सकता वरना वीडियो बड़ी बन जाएगी, है ना। तो बुकेज रिले में जो आपका फ्लोट स्विच होता है ना, उसका क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बता रखा है ओवरलोडिंग की कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो जाता है। तो ओवरलोड की स्थिति में क्या होता है, ये एक्टिव कर देगा, है ना, ये एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिप कर देता है, जैसे मान लीजिए अगर ओवरलोडेड हो रहा है तो वहां पर ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है। तो ऐसे में रोकने के लिए, है ना, करते क्या है, वो बुकेज रिले लगा देते हैं और वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है, कट कर देती है सप्लाई को, है ना। तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, ये आपको बताना है। एक मिनट, यहाँ पर जो वर्तमान है ना, ये हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है। यहाँ पर करंट की बात हो रही है ना, तो करंट को उसने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया वर्तमान, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। करंट का मतलब करंट जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, यानी सीटी की बात कर रहा है। सीटी, सीटी आप जानते हो ना, करंट ट्रांसफार्मर, बिल्कुल जानते होंगे। तो उसकी बात कर रहा है करंट ट्रांसफार्मर की, है ना। तो कह रहा है करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है ना, ये आपको बताना है, ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो भाई इसका लॉजिक पीछे का आप जानते होंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए, है ना, पढ़ने में त्रुटि कम करने के लिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है ना। विभव ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है भैया, पीटी, क्या कहते हैं, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं। तो पीटी, पीटी की बात कर रहा है कि पीटी के ट्रांसफार्मर होता है, पढ़ने की त्रुटि को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो चलिए ऑप्शंस दिखाते हैं तब आप बता पाएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ना, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का प्रदान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों कट कर दिया जाता है। ये बात आपने सुनी होगी और समझी होगी, है ना, सोची होगी कि आपने, जब हम टैप को चेंज करते हैं ना, टैप चेंज करते हैं तो हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई क्यों बंद कर देते हैं ना। ऐसा क्यों नहीं करते कि सप्लाई चल रही है और हम टैप चेंज कर, तो भाई जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए इस वायर में करंट जा रहा है ना, इस वायर में करंट जा रहा है और यहाँ पर एक वायर है, मैं इस वायर को इस वायर में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और जबकि इसमें करंट आ रहा है ना, करंट आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, भारी स्पार्किंग होगी, क्योंकि छोटा मोटा करंट नहीं होता है, बहुत ही हाई करंट यहाँ पर होता है। तो अगर मैं चलती लाइन पर ऐसा करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा, आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा।
इवन आपका ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट कर सकता है, यानी खराब हो सकता है। तो काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, उस पे जो है टैप चेंजिंग का ऑप्शन होता है, यानी उसे ऑफ कर देते हैं, इसके बाद हम टैप चेंजिंग करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन से आपको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर में जो भाग का नाम बताइए क्या होता है ना। ये जो आपको लिए दे रखा है, ये पावर ट्रांसफार्मर का एक भाग है, कह रहा है इसका नाम बताइए क्या है ये, है ना। तो इसे आप देखकर ही बता पा रहे होंगे ये क्या है भाई। ये हमारी वोकेज रिले है। क्या है? वोकेज रिले है। और वोकेज रिले का काम मैंने आपको बताया कि ये करते क्या है, ओवरलोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ट्रिप कर देती है, बंद कर देती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 231 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, ये आपको बताना है कौन सी स्थिति आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया फेज सीक्वेंस का सही होना जरूरी है ना। फेज सीक्वेंस सही नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आर के जगह पर वाई लगा दिया, बी के जगह पर बी लगा दिया ना, यानी आर वाई बी जो आपका होता है ना, आर वाई बी, ये आपके 3 फेज होते हैं, तो इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है ना। अगर हमें बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करना है, जो कॉपर लॉस है उसे हमें कम करना है, तो हमें किस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें, बिल्कुल। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ना आप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है ना। चरणबद्ध यानी यहाँ पर बात कर रहा है यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, है ना। जो चरणबद्ध कोर व्यवस्था है उसका आपको व्यवस्था का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। ये आपके सामने एक छोटू सा ट्रांसफार्मर है ना। इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो मुझे कोर लग रही बनी हुई है ना, कोर, लेकिन वो कोर टाइप लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, रिंग की तरह लगता है तो वो रिंग टाइप लगाया, ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये आपका वायु वाला ट्रांसफार्मर है ना। वायु कोर ट्रांसफार्मर है, एयर कोर ट्रांसफार्मर इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, यानी उच्च वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को आपको नापना है प्रतिष्ठानों के लिए, है ना। तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप नाप पाएंगे, कौन से ट्रांसफार्मर से आप ऐसा कर पाएंगे। तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से ऐसा कर पाएंगे, है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम क्या मापते हैं भाई, वोल्टेज ही मापते हैं, हाई वोल्टेज को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं ना। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें ब्रीदर भी लगा होता है ना, आपने देखा होगा ब्रीदर, और उसमें कौन सा जेल होता है, सिलिका जेल भरा जाता है। तो कह रहा है कि ब्रीदर में हम नमी को कैसे नियंत्रित करते हैं, है ना, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल क्या करता है भैया, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और जो आपका ब्रीदर है ना उसके एक, देखिए ब्रीदर आपको दिखता कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से दिखता है ना, और यहाँ पर एक डॉट की तरह होती है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो ब्रीदर हो जाता है, इसमें सिलिका जेल भरा जाता है ना। और ये जो आपका छोटी सी कैप की तरह है, इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑयल भरते हैं। अब आप कहेंगे ऑयल क्यों भरते हैं, तो देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं कि नमी ही अंदर जाएगी। अब बाहर जो आपके ट्रांसफार्मर है रोड वगैरह पे लगे होते हैं, तो वहां पर होता क्या है भैया, धूल के कण पार्टिकल्स वगैरह भी अंदर जा सकते हैं, वो भी दिक्कत करेंगे ट्रांसफार्मर, करेंगे नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। तो उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे, है ना, सिलिका जेल उन्हें नहीं पकड़ सकता, तो यहाँ पर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल में क्या होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नमी वगैरह जो है वो यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी मैंने आपको सिलिका जेल के बारे में काफी कुछ बताया था कि जब इसका इस्तेमाल हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है ना, वो सारी चीजें हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस की। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण के लिए किस हानि का आकलन किया जाता है। ओपन सर्किट की बात कर दी ना, कर दी इसने, है ना, ओपन सर्किट की बात कर दी। और मैंने आपको बताया था
अगर शॉर्ट सर्किट की बात करेगा तब आपका ताम्र हानि होगा यानी कॉपर लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर ओपन की बात कर रहे हैं तो ओपन में आपका आयरन लॉस होता है और आयरन लॉस को ही हम कोर लॉस कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से क्या निर्धारित करते हैं हम, है ना। जो ट्रांसफार्मर के तेल होता है उसको हम क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं, तो ये आपको बताना है ना। तो उसका हम नमी का निर्धारण करते हैं ना, नमी का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा ना पावर ट्रांसफार्मर में कोर वगैरह बनाई जाती है, कोर बनाने के लिए हम किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप एक याद रखेंगे CRGO याद रखिए, है ना, क्योंकि ये इसकी फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239, जो कि आपसे कह रहा है ट्रांसफार्मर का नाम बताइए, है ना। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का इसका नाम बताइए क्या है। तो आपको देखकर ही पता लग रहा है, देखकर कि ये क्या है, कोर है। तो कौन सा हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बैंड प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। अब ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा ना, तो किस, ये मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आपका जो है कंजर्वेटर टैंक होता है ना, इसी से बुकज रिले लगी रहती है, सॉरी बुकज रिले इसके बीच में रहती है ना। और यहाँ पर आपका एक वेंट लगा होता है जिसे हम एक्सप्लोजन वेंट भी कहते हैं ना, विस्फोट वेंट कहिए या फिर इसे इंग्लिश में हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं ना, एक्सप्लोजन वेंट। तो इसका क्या कार्य होता है ना, इसका वर्किंग क्या है ये आपको बताना है। ये हम क्यों लगाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं खाली मूली लगा दिया। इसका हम लगाते हैं दबाव रिलीज करने के लिए, यानी जो दबाव छोड़ने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए। अब कौन सा प्रेशर रिलीज करेगा भाई, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने आपको बताया इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना आपके ट्रांसफार्मर पे कि उसमें जो ऑयल है गर्म करके कंजर्वेटर भी पूरा फुल हो गया, फिर भी वो हीट कर रहा है ना, और आगे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, जब इसके भी बस में नहीं होती है ना, तब हमारा जो एक्सप्लोजन वेंट है जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या करता है, प्रेशर को रिलीज कर देता है। जैसे कुकर की सीटी आपने देखी होगी ना, कुकर की सीटी क्या होती है, जब उसमें ज्यादा एयर हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है और सारी गैस रिलीज कर देती है। ठीक उसी तरह से ये हमारी एक्सप्लोजन वेंट करती है। जब तक इसके बस में होती है कंजर्वेटर के, तब तक तो इससे ही काम चल जाता है, तब इसकी जरूरत नहीं होती। जब हमारा कंजर्वेटर टैंक के भी हद से पार हो जाती है, तब हमारा जो एक्सप्लोजन वेंट सारी गैस को रिलीज कर देता है, जो प्रेशर होता है ना उसे रिलीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा ही डीप चला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 241 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य है ना। बिजली मतलब यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। पावर ट्रांसफार्मर में बुकज रिले का क्या कार्य है, और ये मैंने आपको बता रखा है ना, एक बार नहीं कई बार बताया है कि बुकज रिले का क्या काम होता है। अति बार या शॉर्ट सर्किट, है ना। देखिए ओवरलोडेड कंडीशन होगी या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, है ना। इन दोनों से क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार, प्राथमिक जो कुंडली होती है उसे हम पतली तार और जो बड़ी संख्या घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। जो विभव ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम प्राथमिक जो कुंडली होती है उसे हम पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, है ना, ये आपको बताना है ऐसा क्यों करते हैं। उच्च प्रेरणा देने के लिए, बिल्कुल सही, प्रेरणा नहीं प्रेरण, है ना। उच्च प्रेरणा देने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 243 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है वितरण ट्रांसफार्मर यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना उसकी बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में जुड़े होते हैं, ऐसा क्यों, ये आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है, इस तरह सॉरी, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, डेल्टा में होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछना चाह रहा है, ऐसा क्यों होता है।
तो बताते हैं भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा हम इसलिए करते हैं, 3 कला यानी 3 फेज और 4 तार प्रणाली से आसान हो जाता है वितरण। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें करना क्या है, 3 तार यानी 3 फेज 4 वायर सिस्टम हमारे पास आ जाता है, जो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। जो आदर्श आपका दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है ना, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर हो गया या फिर नॉर्मली जो आपके उपकरणों में जो ट्रांसफार्मर लगती है, तो कह रहा है उसमें जो है ईएमएफ कैसे प्रेरित होता है। तो भाई ये आप जानते हो, जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के, है ना। तो इसमें जो है अन्योन प्रेरित, है ना, अन्योन प्रेरित ईएमएफ होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड, है ना, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण आप कैसे करेंगे, है ना। एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो भाई मैंने आपको बताया, जब कॉपर लॉस होता है तो शॉर्ट सर्किट के ही थ्रू होगा ना, शॉर्ट सर्किट के थ्रू होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करता आयरन लॉस की या कोर लॉस की, तो वो ओपन के साथ जाता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराइट कोर का उपयोग हम रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं, नियत हानि को कम करने के लिए, है ना, नियत हानि को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है ना। बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम चरणबद्ध यानी जो अरेंजमेंट होता है, कोर अरेंजमेंट, है ना, उसके व्यवस्था का क्या फायदा है, ये आप बता दीजिए, है ना। तो ऐसा इसलिए करते हैं, तांबे के उपयोग को कम करता है। ये क्या करता है, तांबे के उपयोग को कम करता है, तो इसलिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो ब्रीदर है उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है ना। ये भी पूछता है कि भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में अधिक हानियां, वजन में भारी, खराब वोल्टेज विनिमय, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लेता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। इसमें क्या होता है, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में एक नुकसान होता है कि इसमें हम द्वितीयक वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इसे हम अलग नहीं कर सकते। उसमें एक ही वाइंडिंग होती है ना। तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का ये लॉस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी एक हानि कह लीजिए या फिर नुकसान कह लीजिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग करते हैं। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें हम किस प्रकार की शीतलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते होंगे इसमें क्या होता है, तेल के द्वारा जो प्राकृतिक हवा चल रही है ना, उसके द्वारा हम तेल को ठंडा करते हैं। तो ऑयल नेचुरल, है ना, एयर नेचुरल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की जो मात्रा होती है ना, वो कितनी होती है। जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें स्टील और सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी कितनी होती है, परसेंटेज में आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर क्या मान रखा है निमी ने, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही राइट है इसका, है ना। जो स्टील है वो 93% होगा और सिलिकॉन आपका 7% होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, है ना। कह रहा है, बिजली ट्रांसफार्मर यानी बिजली का मतलब क्या है, यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बताया, टैप चेंजिंग हम क्यों करते हैं, टैप चेंजिंग हम क्यों करते हैं, तो इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया। अधिकतम दक्षता के लिए, है ना। एक मिनट, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका यही जाएगा, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें, है ना, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी ही लगा करके आएंगे। निमी ने ऑप्शन नंबर डी ही मांगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो में मैंने आपको मॉड्यूल नंबर जो आपकी लास्ट है, मॉड्यूल नंबर 13, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस बता दिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उनकी ही बात करी है। और लगभग मैंने आपको 35 क्वेश्चंस बताए हैं आज की इस वीडियो में, जो कि मॉड्यूल नंबर 13 से होने वाले। तो अगर आपने इससे पहले के मॉड्यूल्स को नहीं देखा है, अगेन आपसे बोलना चाहूंगा कि उन वीडियोस को जरूर देख लेना, काफी ज्यादा फायदेमंद वीडियो हैं, तो उन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। ओके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वही आपसे बोलूंगा, जो हर बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये 4 काम करने होते हैं जो कि आप करते नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारा तो बोलना फर्ज है ना। तो आपको करना क्या है, इन चारों काम को कर देना है। और अब देखिए हमारी जो ट्रेड थ्योरी है, इसका जो कंप्लीटली मैंने आपको कह सकते हैं पोस्टमार्टम करके दे दिया है ना, सब कुछ आपके लिए A to Z सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है चैनल पर। करना क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि आपकी न्यूमेरिकल वाली एक क्लास लाऊंगा, है ना, जिसमें कि एक क्लास में ही लगभग जितने भी आपकी ट्रेड थ्योरी में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं कि सब, जो आपकी ट्रेड थ्योरी है इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी एक क्लास लाऊंगा, लगभग एक से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। उसमें मैं लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, है ना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल की भी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। प्रीवियस टेस्ट में भी पूछे गए हैं न्यूमेरिकल। तो आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल वाली क्लास जरूर देखना है। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई और पर्टिकुलर आप टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। किसी स्पेसिफिक वीडियो कोई वीडियो चाहती हैं या फिर कोई टॉपिक आपके पास है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।